हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, आज हमारा कॉस्टिंग टैक्स का पेपर था वेस्ट बंगाल का। आई होप कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। और कॉस्टिंग टैक्स पेपर जो था, कॉस्टिंग टैक्स का बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ही इजी पेपर आया था। उसके सारे सारे एमसीक्यू बहुत ही आसान थे, ऐसे क्यू बहुत ही आसान क्वेश्चन गिरे थे। आई होप कि आपने अच्छे से किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट का सॉल्यूशन, जो मैं एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। और चेक कीजिए कि क्या आप ये एमसीक्यू करके आए हैं कि नहीं आए हैं। चलो बिना टाइम को लॉस किए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। ठीक है, चलो जिनके पास पेपर होगा पेपर देखिए। ठीक है, मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन मोबाइल पे है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट का वेस्ट बंगाल का एमसीक्यू में लिखा गया है, The bill of material is prepared. The bill of material is prepared by A. Sales department, B. Engineering department, C. Purchase department, D. Production department. तो बिल ऑफ मटेरियल हमारा द्वारा यानी बनाया किसके द्वारा जाता है, याद रखिएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, याद रखना प्राइसिंग का है मेथड, जो था FIFO, LIFO, वेटेड, सिंपल, आपने शायद सीखा भी होगा। ठीक है, तो उसमें से हमारा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा है ओपनिंग बैलेंस और रॉ मटेरियल 500 यूनिट 4 क्रेडिट से। ठीक है, मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा है कि आपका पहले से ओपनिंग है 504 क्रेडिट से, यानी हमारा हो गया 2000। उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा कि 1000 यूनिट और है आपका 6 का रेट से, यानी बोला जाए परचेज किया गया। ये हमारा पहले से ओपनिंग था और हमने कुछ परचेज किया है 1000, यानी हो गया हमारा 6000। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक है 600 यूनिट, यानी आपके पास आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 600 यूनिट्स आपका पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बोला है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इशू, यानी आपने जो इशू किया है उसका वैल्यू कितना, उसका वैल्यू कितना। तो बहुत ही कमाल का चीज, ध्यान समझिएगा कि आप चेक करो कि टोटल आपका कितना हुआ। इन दोनों का जोड़ा जाए तो टोटल आपका 1500 यूनिट्स है। 1500 यूनिट्स में आपका 600 यूनिट क्या बच गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपने इशू कितना किया, 900 यूनिट इशू किया। आप कौन से मेथड से बना रहे हैं, देखो मैं लिख दे फिर से पढ़ रहा हूं, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इशू अंडर LIFO मेथड विल बी। LIFO मेथड से बना रहे हैं, तो जब आपने 900 यूनिट इशू किया तो किसमें से इशू किया होगा, ये जो 1000 यूनिट जो बात का है इसमें से इशू क्या होगा। तो 900 यूनिट्स इनटू 6 करने पे कितना आ जाएगा, 5400 रुपए आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 2 नंबर में ए 5400 रुपया। ठीक है, याद रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था आपके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, under which method of pricing of material issued closing stock of material reflect current market prices। ठीक है, कौन से मेथड के द्वारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरे को दर्शाता है। ऑप्शन है आपका ए FIFO, बी नंबर LIFO, सी नंबर सिंपल एवरेज, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए FIFO। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए FIFO मेथड। ठीक है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे, which of the following document is used for issuing material to production department from the store। स्टोर से अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर मटेरियल्स को इशू करना होता है तो कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। ए नंबर गुड्स रिसिप्ट नोट, बी नंबर परचेज ऑर्डर, सी स्टोर रिक्विजिशन नोट, डी मटेरियल इशू एनालिसिस शीट। तो आपका आंसर होगा स्टोर रिक्विजिशन नोट्स, यानी सी स्टोर रिक्विजिशन नोट। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है। 5 नंबर पे आते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब टू ए वर्कर इज 8 आवर्स एंड ही कंप्लीट द जॉब इन 10 आवर्स। आपको बोला कि एक वर्कर को 8 घंटा समय दिया गया था किसी काम को करने के लिए, उस वर्कर ने उस काम को 10 घंटे में पूरा किया। द लेबर ऑफ हिज वर्क एफिशिएंसी, उसके वर्क के लेबर की एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी फॉर्म बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से देखो, उसका जो
आपका टाइम अलाउड किया गया था 8 घंटा था, ठीक है। उस बंदे ने उसको 10 घंटे में किया, इनटू 100 करें, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आपका हो जाएगा 10 यानी 80, तो आपका हो जाएगा 80% आंसर, ठीक है। याद रहेगा 80% आपका आंसर होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन दे दिया ए 83.33%, बी 80%, सी 125%, डी नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर होगा 80% बी, ठीक है, बी 80%। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रेट ऑफ वेज पर आवर इज 60, यानी 1 घंटे का 60 रुपये मिलता है। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 10 मिनट टू प्रोड्यूस, और किसी एक यूनिट को बनाने में अगर 10 मिनट लगता है, देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी। तो रेट पर वेजेस कितना होगा, ठीक है। चलो इसको बना के देखते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि एक यूनिट को बनाने में आपका 10 मिनट लगता है, यानी यूं बोला जाए कि 10 मिनट में आपका एक यूनिट बनता है। तो 60 मिनट में कितना यूनिट बन के रेडी होगा, तो 60 मिनट डिवाइड बाय 10 मिनट, यानी 6 यूनिट्स बन के आपका रेडी होगा, ठीक है। आपको बोला रेट पर यूनिट, तो रेट पर यूनिट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला होगा आवरली रेट कितना हमारा 60 रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना बनता है, 6 यूनिट्स बन के रेडी होती है, यानी आपका आंसर कितना आएगा 10, ठीक है। यानी 10 रुपया पीस रेट के हिसाब से बनेगा, पर यूनिट 10 रुपया। तो देखो ऑप्शन में है ए नंबर 4, नहीं ये तो होगा नहीं, बी 5 नहीं होगा, सी 6 नहीं होगा, डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा डी ₹10। देखो मैंने लिख दिया 6 का आंसर होगा डी ₹10, ठीक है। ये आपका पर यूनिट निकलेगा, ठीक है। चलो मैं ये बता दे रहा हूँ। आज देखो क्वेश्चन बहुत ही कमाल के थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन गिरे हैं, ठीक है। अगला देखो हमारा क्या है, 7वां नंबर हमारा, सॉरी 6 नंबर हमारा आंसर हो चुका है 6 का। अब आते हैं 7 नंबर। लेकिन टाइम फॉर वर्क एज पर टाइम कीपिंग 48 आवर्स। टाइम कीपिंग देखो आपका 48 आवर्स, ध्यान से समझिएगा। टाइम कीपिंग कितना है, टाइम कीपिंग, ठीक है, टाइम कीपिंग आपका है 48 आवर्स। टाइम बुकिंग है आपका, टाइम बुकिंग है आपका 44 आवर्स। तो देखो कितना घंटा बचा, 4 घंटा। ये जो 4 घंटा ये क्या है, आपका आइडल टाइम है। इस 4 घंटे का लिखा है क्या कि इफ आवरली वेज रेट इज 60, देन वेजेस पेड फॉर आइडल टाइम। अगर 1 घंटे का 60 रुपये मिलता है, तो जो आइडल टाइम है 4 घंटा, इसके लिए कितना पेमेंट हुआ। तो कुछ नहीं करना, 4 आवर्स इनटू ₹60 करेंगे, तो आपका 240 रुपया आंसर होगा। तो देखो ए नंबर ऑप्शन नहीं दे दिया गया 240, तो इसका आंसर याद रखिएगा 7 नंबर का आंसर होगा ए 240 रुपये। ये आपका आइडल टाइम का लिए वेजेस दिया जा रहा है, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बहुत कमाल का क्वेश्चन था। इसके हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। मैं ये मिटा दे रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1 नंबर क्या बोलता है, टाइम लॉस फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड। कि फैक्ट्री में मशीन को मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है, सॉरी जो टाइम लॉस होता है, उसे कहते हैं क्या। एबनॉर्मल आइडल टाइम, नहीं ये तो आंसर नहीं होगा। ओवर टाइम, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नॉर्मल आइडल टाइम, हाँ ये हमारा आंसर होगा, और नॉन ऑफ डी। तो आपका आंसर है ना सी होगा, नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। मैंने लिख दिया है 8 नंबर नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। दोनों यहाँ पे लिख दिया हूँ नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर लिखा है टाइम अलाउड टू डू ए जॉब इज 40 आवर्स। किसी काम को करने के लिए 40 घंटा दिया गया। द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर हु हैज कंप्लीटेड अ जॉब वर्कआउट इज एट 125%। कोई वर्कर है जिसकी एफिशिएंसी कितना 125%, नहीं 125% एफिशिएंसी लगा उसने काम को पूरा कंप्लीट किया। टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब इज, टूल्स बनने में कितना समय लगाया। ऑप्शन है ए 32 आवर्स, बी 48 आवर्स, सी 50 आवर्स और डी 36 आवर्स, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आपका आराम से हो जाएगा। परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, जो समय लिया गया।
तो देखो यहाँ पे 25 है ना, 125% है, ठीक है, तो इसको 125% और टाइम है 40, टाइम अलाउड किया गया 40 आवर्स और डिवाइडेड बाय बोला जाए टाइम टेकन, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 32 आवर्स निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 9 नंबर का 32 आवर्स, यानी ए 32 आवर्स, ये आपका आंसर होगा। 10 नंबर में क्वेश्चन बोला है which of the following is not an example of overhead expenses, इसमें से कौन सा एग्जांपल overhead expenses का नहीं है? ए फैक्ट्री रेंट, बी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑफ ऑफिस, सी सेल्समैन कमीशन। अभी तक मैंने जो तीनों पढ़ा ये ओवरहेड का एग्जांपल है। वेजेस ऑफ डायरेक्ट वर्कर, ये जो ऑप्शन है ये आपका ओवरहेड में नहीं आता, ये डायरेक्ट खर्चा होता है। तो आपका 10 नंबर का आंसर होगा डी वेजेस ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आंसर तो अच्छे ही आए हैं, ऐसी बात नहीं कि खराब आए हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अब आपने 11 नंबर क्वेश्चन, सैलरी और वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय एंड वर्कर एंगेज इन द सर्विस सेंटर आर कंसीडर्ड एज, ठीक है, जो भी सैलरी वेजेस दिया जा रहा है एम्प्लॉय को जो सर्विस सेंटर में एंगेज हो उनको वो कंसीडर होता है क्या? ए डायरेक्ट वेजेस, नहीं, बी इनडायरेक्ट वेजेस, सी ऑर्डिनरी वेजेस, डी स्पेशल वेजेस। तो इसका आंसर होगा बी इनडायरेक्ट वेजेस। तो मैंने लिख दिया है 11 नंबर का आंसर बी इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? द डिपार्टमेंट व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ बट असिस्ट अदर डिपार्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस इज नॉन एज, ऐसा डिपार्टमेंट जो खुद प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोडक्शन में काम नहीं करता, बल्कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बी सर्विस डिपार्टमेंट, सी असिस्टिंग डिपार्टमेंट, डी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर होगा बी सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है 30 नंबर, द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंशियल हाउस इज ऑलवेज, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का जो नेट एनुअल वैल्यू होता है वो क्या होता है? ए 0, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, डी नॉन नोटिस। सॉरी, तो इसका आंसर होगा ए 0, ठीक है। तो 30 नंबर का आपका आंसर होगा ए 0, ठीक है। अच्छा, 40 नंबर का क्वेश्चन है which one of the following is not deductible from the annual value of a let out house, इसमें से कौन सा बोला जाए कोई डिडक्शन है जो कि एनुअल वैल्यू से लेट आउट जो घर होता है उसमें से डिडक्ट नहीं होता, लेस नहीं होता एनुअल वैल्यू से। ऑप्शन है म्युनिसिपल टैक्स, बी नंबर है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द हाउस, सी नंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन, डी नंबर इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो फॉर रिपेयरिंग ऑफ द हाउस। तो आपका आंसर होगा हमारा बी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द हाउस, ठीक है। ये हमारा होगा 40 नंबर का आंसर। ये हमारा एनुअल वैल्यू से घटता नहीं है, ठीक है, बाकी सब एनुअल वैल्यू से घटता है, जीबी से घटता है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट बिल्डिंग इज ₹4 लाख। देखो किसी लेट आउट बिल्डिंग किया गया उसका नेट एनुअल वैल्यू 4 लाख है, यार 4 लाख है, यानी हमारा एनएबी 4 लाख है, ठीक है। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ए हाउस इज ₹80,000, 80,000 रुपया उसका कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया था। इनकम प्रॉस्पेरिटी विल बी, इनकम प्रॉस्पेरिटी कितना होगा? पहला ऑप्शन है ए 3,20,000, बी 80,000, सी 2 लाख और डी 4,80,000, ठीक है। तो देखो एनएबी से आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शन मिलता है दो तरह का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहला मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का, तो 4 लाख का 30% कितना होता है? 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो हटाने पे कितना आ गया आपका? 10 में 2 हो गया 8, 3 में से गया 2,80,000।
अब इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा कितना, 80,000। 80,000 का जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। तो आपका आंसर होगा, याद रखना, 15 का 80 2 लाख, ठीक है, रुपीज 2 लाख आपका आंसर होगा। क्लियर बात को, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962 which of the following property will not be treated as house property, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी को घर नहीं माना गया, यानी हाउस नहीं माना गया। ऑप्शन ए सिनेमा हॉल, बी गोडाउन, सी स्टेडियम और डी रन हाउस। तो आपका आंसर होगा यहाँ डी रन हाउस, ठीक है। चलता फिरता घर को आपको घर माना नहीं गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना इसका आंसर होगा 15 का सी, सॉरी 16 का रन हाउस, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। अगला आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, which section of the income tax act 1961 deals with the meaning of the term transfer of capital asset। ट्रांसफर, किसी भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर का क्या सेक्शन है। ऑप्शन दिया ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A, सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45A और डी सेक्शन 247। तो यार ना इसका आंसर होगा डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 हमारा ट्रांसफर का सेक्शन है, ठीक है। चलो अगला आते हैं, अगला लिखा है शेयर विच लिस्टेड, यानी 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है शेयर विच लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट व्हेन इट इज हेल्ड बाय एनएससी बोर्ड, यानी शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब माना जाएगा। ऑप्शन है आपका ए मोर देन 12 मंथ जब 12 महीने से ज्यादा होगा, बी 12 मंथ और लेस देन जब 12 महीने 12 महीने से कम होगा, सी लेस देन 24 मंथ 24 महीने से कम, डी लेस देन 36 मंथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी 12 मंथ्स और लेस देन 8, ठीक है, 12 महीने 12 महीने से कम तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 which of the following not a capital asset, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है। ऑप्शन है ए ज्वेलरी, ये तो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी एक कैपिटल एसेट है, सी स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस, तो हमारा ऑप्शन होगा यार सी जो कि हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, तो सी। तो 19 का आंसर होगा सी स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। अच्छा अगला आते हैं 20 नंबर, इफ एनी लॉस arises due to transfer of capital asset then, अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते समय किसी तरह का अगर कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, देन अंडर विच हेड विल बी असेस, उसे किस हेड के अंदर दिखाया जाएगा। ऑप्शन है ए इनकम फ्रॉम बिजनेस, बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा क्या रखना, बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया है 20 नंबर का आंसर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये आपका आंसर। अगला आपने 21, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए विल बी टैक्सेबल अंडर ए हेड, अगर किसी एमपी एमएलए को कोई सैलरी दिया जा रहा है तो वो किस हेड के अंदर चार्ज होगी। ए पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, बी नंबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो 21 का आंसर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला लिखा है इफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक ऑफ ₹7,800, यानी सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है 7,800 का, एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज ₹7,000, और इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है 7,000 का, देन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुए, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। तो ए नील, बी 7,000, सी 14,800, डी 7,800। तो आपका आंसर होगा सी 14,800 नहीं 40,800। तो 22 का आंसर होगा सी 40,800, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 में, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इन
केस ऑफ फैमिली पेंशन इज, फैमिली पेंशन के केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? ऑप्शन है आपका ए ₹50,000, बी 10,000, सी 20,000, डी 25,000। तो आपका आंसर होगा ए ₹15,000। 15,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 57 के अंदर। तो देखो मैं लिख दिया 23 का ए 15,000 आपका आंसर होगा। अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एसएससी रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ ₹75,000 फ्रॉम हिज मदर, अपनी मम्मी से यानी कोई एसएससी है उसकी माँ ने उसे 75,000 का कैश गिफ्ट दिया इन प्रीवियस ईयर। हाउ मच इज द टैक्सेबल सच गिफ्ट, उस पर कितना टैक्स लगेगा? ऑप्शन है ए ₹50,000, बी ₹60,000, सी ₹75,000, डी नॉट टैक्सेबल। तो देखो पेरेंट्स के द्वारा दिया गया हर गिफ्ट पर किसी भी तरह को टैक्स नहीं लगता, नहीं वो एग्जेम्प्ट होता है। तो आपका आंसर होगा डी नॉट टैक्सेबल। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन गिरे थे। इसके जो ऐसे क्यू के क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि आपने उसे अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एमसीक्यू का सॉल्यूशन जो कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आई होप कि अच्छा भी लगा होगा और काफी अच्छा पेपर था। इसका बहुत ही जल्द मैं लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना कि आपने वो सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एमसीक्यू था कॉस्टिंग टैक्स का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपने यही करके आए, अगर ये करके आए हो तो आपका 24 मार्क्स कहीं नहीं गए, वो आपके हाथों में है। तो आज के लिए इतना ठीक है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन टैक्स की अलविदा कहने का वक्त हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। आज के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सपा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।